नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो हमारे इस पर्व पे, इस त्योहार पे, ऑस्पिशियस मोमेंट पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे पास हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के 50 सवाल, जो कहीं ना कहीं HRTC स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हम उन्हीं को आज पढ़ने वाले हैं। एक जेन्युइन सा टॉपिक होता है, एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए हमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि स्टडी नाइट ने मात्र 99 रुपये में स्टडी नाइट मार्कोस बैच लॉन्च किया है। तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको 10,000 सवाल प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी हो चुके हैं आपके पेपर, वो आपको टीचर्स के द्वारा करवाए जाएंगे। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने वो बैच लाया है, प्रैक्टिस ही आपको करवाएंगे। 10,000 सवाल बहुत होते हैं। 99 रुपीज़ में ऑफर के तहत आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फीस जो है 399 हो जाएगी। और 399 रुपये भी, देर इज़ नो डाउट कि जेन्युइन ही फीस है उसके लिए। लेकिन अगर आपको मिल रहा है 100 रुपये में, तो मुझे लगता है 100 रुपये में आपको ले लेना चाहिए। तो आज की मोटिवेशन क्या है प्यारे बच्चों, मोटिवेशन देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। सभी को, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने दे। ठीक है, ये सपने हैं। तो आप सभी का एक ड्रीम है, ऑलवेज ड्रीम बिग। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको भी दिवाली है, तो आपको अभी पटाखे वगैरह फोड़ने होंगे, है ना, वगैरह पूजा पाठ पद्धति हमारे कल्चर है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको करवाता हूँ। ये रहा हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन डैश को किया गया। ऑप्शन ए 23 सितंबर 2002, 14 अगस्त 2001, 16 अक्टूबर 2003 या फिर 14 अगस्त 2004 को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन जो किया गया, वो किया गया 14 अगस्त 2004 को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का प्रधान कार्यालय भारत के किस शहर या राज्य में स्थित है। ये बताना है आपने, कलकत्ता, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर मणिपुर। कहाँ पे है ये चीज़? तो ये चीज़ है प्यारे बच्चों हमारे नई दिल्ली में ही है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब प्राकृतिक आपदा का खतरा हो, जब आपदा के परिणामों का खतरा हो, जब आपदाओं से संपत्ति और जीवन को खतरा हो जाए, या फिर सर उपयुक्त सभी। डी हो जाएगा। क्या लग रहा है, खतरे की स्थिति जनरली कब उत्पन्न होती है? जब आपदाओं से संपत्ति और जीवन को खतरा पहुंच जाए। आपदा आई, उसके बाद फूड ही नहीं बचा, स्कैरसिटी ऑफ फूड हो गया, पानी नहीं है, जबकि पानी चारों तरफ है, लेकिन वो बाढ़ का पानी है, वो पीने के लायक थोड़ी है। ठीक है, वो समस्या होती है, उसको हम आपदा बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब नेचुरल कैलामिटी के अंडर नहीं आती है। ऑप्शन सुनामी, ब्लो आउट, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ है खतरनाक स्थिति या आपदा को उड़ा देना। बाकी तो नेचुरली हैं। आप देखो, सुनामी आती है जब अर्थक्वेक आता है, राइट। बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कई रीजन है, और डैम से पानी छोड़ सकते हैं ना, और ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भूकंपकीय तरंगे आपदा का कारण बनती हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। नीनो कहते हैं, तूफान कहते हैं, सुनामी कहते हैं, या फिर इन्हें तूफान ही कहते हैं। देखिए, भूकंपी तरंगे जब आपदा का कारण बनती हैं, तो प्यारे बच्चों इनको सुनामी कहते हैं, उसी को सुनामी कहते हैं, लहरों में जो चलती है और नुकसान करती है। ठीक ठाक। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा, पृथ्वी की सतह पर रोलिंग प्रभाव से भूकंप की लहर उत्पन्न होती है। इस लहर को हम क्या बोलते हैं? एल लहर, पी एस लहर। अर्थक्वेक्स में भी आपने पढ़ी है, प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, कौन सॉलिड को पास करती है, कौन लिक्विड को, कौन हर जगह जा सकती है, टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या फंडा है। यही आपने HRTC के लिए पढ़ना है, यहीं से सवाल बनेगा। ठीक है, इसका सही जवाब होता है एस, तरंगे जो होती हैं, वो हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि ये ठोस जमीन के नीचे भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली सतत तरंगों में से एक है, और ये आपको पढ़ाया हुआ है, याद करिए जरा वोल्केनो वाला चैप्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पे स्थित है? होनुलुल में है, हैदराबाद में है, गोवा में है, या फिर पांडिचेरी में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र, और ये है आपके
होनोलुलु में। कहाँ पे है ये राज्य? संयुक्त राज्य अमेरिका के होनोलुलु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे से पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सी मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके अंतर्गत ये आएगा? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर प्रदूषण मंत्रालय? वो कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत ये आता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी आप सभी का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा, निम्नलिखित में से किस देश में तूफान आना आम बात है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में या भारत में? आम बात है, काफी आम बात है तूफान के आने का। यह है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आप सभी का जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? आंख है, लिम्ब है, परिधि है या फिर कोई नहीं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? तो आंख ही हो जाएगा इसका सही जवाब। एक्चुअली आंख इन द सेंस, जैसे हम ना इस तरह से हम जो बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सेंटर का पोर्शन होता है इसको आई बोलते हैं। ये वो वाला आंख नहीं है जो हमारी आंख है, ठीक है, ऐसा मत समझना। राइट, एक स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे आपने इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, गुजरात में या कलकत्ता में? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पे है? तो ये है हमारे हैदराबाद में। हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? ये आपने कई बार सुना है। सुनामी शब्द किसके लिए बना है? जापानीज वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, भारतीय वर्ड है या फिर ग्रीक शब्द है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं सर। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, एक जापानीज है, एक स्टोरी भी थी इंग्लिश में, है ना, अगर आपको याद हो वो चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 13, गृह युद्ध का सही उत्तर कौन सा विकल्प है? गृह युद्ध जब भी होता है, सिविल वॉर जो होती है, उसको क्या, कौन सा एग्जाम्पल है? सही उत्तर कौन सा विकल्प है? कारगिल युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या फिर सीरिया युद्ध? बताओ, सिविल वॉर अभी भी चली हुई है, यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज यस। इफ यू आर सेइंग सीरिया वॉर, यस, वहां पे अभी भी सिविल वॉर, सिविल वॉर अंदर ही, देश के अंदर ही चल पड़ती है ना, एक दूसरे के साथ, उसी को हम सिविल वॉर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जंगल की आग के खतरों के निम्नलिखित सामान्य कारक खोजें। ज्वालामुखी, प्रस्फुटन, एल नीनो, ज्वालामुखी, बिजली और गड़गड़ाहट या फिर उपयुक्त सभी? जंगल की आग के खतरों के निम्नलिखित सामान्य कारक खोजें, तो ये सारे के सारे रीजन है। और आपने सुना होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में जनरली किस प्रकार से आग ऑटोमेटिकली लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका में झाड़ियों की आग को क्या कहा जाता है? ब्रश में आग लगना, जंगल की आग, ज्वालामुखी की आग या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? उत्तरी अमेरिका में झाड़ियों की आग को कहते हैं जंगल की आग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछता है? पूछता है, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्नलिखित में से किस पर गिराए थे? वर्ल्ड वॉर 2 जब चला 1939 से 45 में फाइनली जाके एंड हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के वो 2 दिन ऐतिहासिक हैं। बताइए, ग्रेट ब्रिटेन पे, इटली पे, जर्मनी पे, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, कहाँ पे परमाणु बम गिरा है? ये आपने मुझे बताना है। बहुत बढ़िया कि सर इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे ही ये परमाणु बम गिराए गए। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पे आतंकवादी हमला किया गया? इसकी तो फुटेज भी यूट्यूब पे ही प्रेजेंट है, अगर आपने देखना हो। बताओ, तो ये 1999, 2008, 2001, 2005, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक जहाज लगे हैं ना, आपने देखा होगा। ये अटैक किया टेररिस्ट ने, और ये कब किया? ये किया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी, 2001 में ये हुआ है, ये घटना 9/11/2001। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? उसकी हवा की डायरेक्शन है किसी भी दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में या फिर सीधे आगे चलती है? ये सवाल हमसे पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की हवा जिस डायरेक्शन में चलती है, दैट इज द ऑप्शन बी, वामाव्रत दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल, गहरे जलने से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, द्वितीय डिग्री बर्न का, थर्ड डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर जलने से सवाल है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने यही पढ़ना है, गहरे जलने की त्वचा की सभी परतें अगर नष्ट हो जाती हैं तो दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड डिग्री बर्न, हम उसे कहते हैं, थर्ड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा,
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो आईएमडी है, उसके अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को सुपर साइक्लोन कहा जाता है? अब ऐसे सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। सुपर साइक्लोन की कैटेगरी हमारे जो आईएमडी है वो किसको देगा, कितने से ऊपर होना चाहिए? 200 किलोमीटर से ऊपर, 220 से, 110 से, या फिर 200 से? सो इट शुड बी मोर देन 220। कितना? 220 किलोमीटर से ऊपर होगा तो ये मोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल हमसे क्या पूछा कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा होता है? जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होगी तो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस एरिया हो सकता है, काफ़ी प्रोन हो सकता है, पेरिलस हो सकता है, 300 मीटर 3 किलोमीटर की दूरी वाला, 100 से 300 मीटर की दूरी वाला, या फिर 100 मीटर तक की दूरी, है ना? अब यहाँ से अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा है, मैग्मा निकल रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा सर? 100 मीटर तक, क्योंकि जो उसका मेन एरिया है ना, अगर यहाँ पे हो रहा है, एक्टिव वॉल्केनो है मान लीजिए, है ना, बैरन आइलैंड है हमारा भी, आपने कई पढ़े हुए हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल, ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को हम जनरली क्या कहते हैं? बताइए, ज्वालामुखी जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, लहार्स बोलते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब जाएगा लहार्स। लहार जो है ज्वालामुखी से नीचे बहने वाला गर्म और ठंडे पानी के साथ मिश्रित चट्टानों के टुकड़ों से बने होते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दी हुई है, और बाकी नो डाउट आपने मैग्मा के बारे में भी पढ़ा है और लावा के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? हमने अभी बात भी की, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ये भी इन्होंने पूछ लिया, ऑप्शन बी। ये सवाल कई बार पूछा है पेपरों में। भारत का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र डैश तक है? कितना है? 30% है, 20% है, 12% है, या फिर 10% है? भारत का कुल बाढ़ में आने वाला एरिया इंडिया का टोटल का लगभग 12% है, 12%। ठीक है, यह 3,87,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, और उसमें से 12% आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र कितना है? भाई चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, इनके नाम भी होते हैं अलग अलग कंट्री में, कहीं हरिकेन बोलते हैं, है ना, तूफान। और बताइए आपका उड़ीसा, वो काफ़ी आपने सुना भी होगा, लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट टाइम कहाँ पे आया था, कहाँ पे हिट किया, वेस्ट बंगाल में किया तो कहाँ पे, ठीक है, केरल में, तमिलनाडु में, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया, और कितने राज्य हैं वहाँ पे, वो सारी लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, बाकी हम इनको करवाएंगे आपको। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8% सर। आगे बढ़ते हैं, जीका वायरस निम्न में से किससे फैलता है? जीका वायरस सुअर से, उड़ना से, मच्छर से, या चूहों से? बताइए। डिजीज, और ऐसे भी बहुत सारी डिजीज रही हैं, वो भी आपका एक तरह से मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट। सर ऑप्शन सी मच्छर, एडीज एजिप्टाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा तो होना चाहिए कहीं ना कहीं जीका वायरस के बारे में। तो ये चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह वगैरह ये फैलाती हैं, इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें खतरों और आपदाओं को वर्गीकृत किया गया है? खतरे और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? आपदा को वर्गीकृत किया गया है इनमें से मानव और शारीरिक, रासायनिक और भौतिक, प्राकृतिक और मानव निर्मित, सांस्कृतिक और सामाजिक। ए, बी, सी या फिर डी? बताओ, जल्दी से बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्राकृतिक और मानव निर्मित। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछा कि आईएसडीआर का सही फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संसाधन, मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीआर की सही फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी हो जाती आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, फुल फॉर्म भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण किस प्रकार की लहरें, तरंग हमें देखने को मिलती हैं? सुनामी, ज्वारियां, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको देखने को मिलती हैं, ऑप्शन सी, ज्वारीय लहरें आपको देखने को मिलेंगी। सी, यानी कि दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, ज्वारीय लहरें। ये भी हम आपको बताएंगे बाद में क्या पूरा प्रोसेस है। क्योंकि ज्वार भाटा आता है, आपने सुना हुआ है, मून की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस डैश को मनाया जाता है? 15 जून, 5 मार्च, 13 अक्टूबर, या फिर सितंबर 13 को? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण किस दिवस को मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
13 अक्टूबर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, इनमें से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन प्रमुख है? कैबिनेट सचिव होगा, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्रालय। विच मिनिस्ट्री कम्स है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन जो करते हैं वो आपके कैबिनेट सचिव होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 32वां सवाल, थर्मल इमर्जर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बताइए। पृथ्वी की पपड़ी में पल को पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए, भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी की तस्वीरें लेना, या फिर सारी की सारे। कौन सी चीज है थर्मल? थर्मल का मतलब ये आपको होता है थर्मा, हीट, हीट से वर्ड आया है। तो थर्मल इमेजेस इन्होंने लिखना था यहाँ पे, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित गर्मी की तस्वीरें लेने के लिए। हीट वर्ड तो चलो था ही था, है ना, वो आपने हल्का सा देखना है। क्वेश्चन नंबर 33, ज्वालामुखी के धरातल और आकार में सूक्ष्म परिवर्तन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टिल्ट मीटर है, स्ट्रेन मीटर है, या फिर दोनों ही है? बताओ, या फिर नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पे, टिल्ट मीटर का भी और आपके स्ट्रेन मीटर का भी। क्वेश्चन नंबर 34 सवाल, WWD का क्या मतलब होता है? WWD लघु विनाश का हथियार, सामूहिक विनाश का हथियार, सामूहिक ध्यान भटकाने का हथियार। कौन सा सवाल है? WMD, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक विनाश का हथियार। क्वेश्चन नंबर 35वां सवाल हमारी स्क्रीन पे, किस वर्ष सबसे बड़े चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश में 63,40,000 लोग जो हैं विस्थापित हुए? इतना बड़ा नंबर 1999 में, 90 में, 90 में, या फिर 91 में? बताइए। किस वर्ष सबसे बड़े चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश में 63,40,000 लोग विस्थापित हुए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1990 में। क्वेश्चन नंबर 36वां सवाल है, एमेच्योर रेडियो का दूसरा नाम खोजें। पॉकेट रेडियो बोलते हैं, सुनामी रेडियो, हैम रेडियो, या फिर आपदा रेडियो। इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि हैम रेडियो है वो। क्वेश्चन नंबर 37वां सवाल देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी पे भी सवाल आ गया। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष होती है और किस गैस के कारण होती है? बताइए। आपने सुना है 3 दिसंबर 1984 को मिक गैस से होती है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पोटाशियम है तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी 1984। 2 और 3 दिसंबर की वो रात थी। अब रात थी तो 12 बजे के बाद हम कंसीडर ही करते हैं अगला दिन, तो इसीलिए 3 दिसंबर देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में 3 दिसंबर नहीं है, 2 दिसंबर है, तो फिर 2 को ही करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, नोबेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो ये जो वायरस फैला, ये कहाँ से फैला? सभी को पता है, ये है आपका चीन। नेक्स्ट, WHO के अनुसार प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 255, 195, 218, 220। WHO, अकॉर्डिंग टू WHO प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या है सी, यानी कि 218 है लगभग लगभग। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या पूछा? WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए हमें? सामाजिक दूरी रखिए, आइसोलेशन में रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक दीजिए, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे हाथों को सैनिटाइज करना, या फिर सारे के सारे? तो हमें पता है, हमने ये किया है अकॉर्डिंग टू WHO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर भी आपसे पूछेंगे बेसिक जीके में। इसका तो खैर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अलावा बाकी के 50-60 में आपको खुद करवाऊंगा बाद में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? किस चीज का करेंगे? FMI, FI, FFMI, या फिर FFI? तो बाढ़ परिवर्तनशील को मापने के लिए हम यूज करते हैं FFMI का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स है वो। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 42वां सवाल हमसे क्या पूछा कि किस प्रकार के मनुष्य सबसे अधिक कोविड-19 से प्रभावित हुए या होते हैं? सबसे ज्यादा कौन हुए? बच्चों को ज्यादा हुआ, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग जिन्हें पहले से कोई चिकित्सा समस्या थी उनको ज्यादा हुआ, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, बहुत कम होती है, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 सभी को हुआ, ये किसी को देख के नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि यंगस्टर को कम हुआ थोड़ा, लेकिन हुआ तो सभी को ही, ठीक है। और सबसे ज्यादा नो डाउट जो बुजुर्ग लोग थे, है ना, जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज थी, उनको तो हुआ ही हुआ। कोरोना वायरस वायरस के किस परिवार से संबंधित है?
यानी कि फैमिली होती है, आपको पता है ना, किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमारे पास एक क्लासिफिकेशन दिया है ना, है आपको याद, कैरोलस लिनियस एक ग्रेट ग्रेट व्यक्ति हैं स्वीडन से, उन्होंने दिया। तो बताइए फैमिली का नाम बताना है। एडनोविरिडे है, कोरोना विरिडे है, फिलोबिरिडे है। तो जो इसकी फैमिली जिसमें कोरोना को रखा, दैट इज कोरोना विराइटी में, विरिडी में, ठीक है। इसमें भी एक ट्रिक होती है, फैमिली में लास्ट में डी ए ई आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44वां सवाल क्या है? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को कितनी संख्या में परिभाषित किया गया है? 4 में, 7 में, 5 में या फिर 6 में? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को कितनी संख्या में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लगभग 6 में। ये 6 के 6 आपके सामने है। हालांकि चेंज कर देते हैं कई बार इस आंकड़े को भी, कई बार 5 बोल देते हैं। जैसे सहायता की समानता, हानि को प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, घटनाओं पे नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन और प्रभाव में कमी, और आपातकालीन प्रशिक्षण। कहीं पे भी आपदा आती है तो सरकार जनरली यही एक्सेस करती है। पहले तो ये पता लगाएं कि, है ना, टीम भेजी जाती है, अलग अलग एनडीआरएफ टीम भेजी जाएगी, अगर नुकसान हुआ है उनको भेजना है, लोगों को रेस्क्यू करवाना है। कहीं पे अगर पहुंच नहीं सकते हैं, टाइम लगेगा, तो वहाँ पे एटलीस्ट वायुसेना का इस्तेमाल करके कम से कम फूड बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाए। फिर एक्सेस करना है आपदा कितना हुई, क्या इसको हम उस जोन में रख सकते हैं कि हाँ नेशनल आपदा इसको घोषित करें ना करें। और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, अभी आपने देखा ही होगा। आगे है, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 7, 4, 8 या 5? टोटल 5 चरण होते हैं, इसी की मैं आपको बात कर रहा था, ठीक है। क्या कौन कौन से दिए हैं यहाँ पे? पहले हो गया आपदा प्रक्रिया 5, जिनमें योजना बनाना, पहले कौन सा विधि अपनाकर आपदा से निपटा जा सकता है। फिर रोकथाम, आपदा से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं, कैसे इससे बचा जाए। फिर तैयारी करो, विभिन्न तरीकों से आपदा से निपटने के लिए तैयार होना। फिर रिएक्शन, प्रतिक्रिया, यदि एक आपदा घटित होती है कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। और लास्ट में है पुनर्प्राप्ति, मतलब चीज़ों को जल्द से जल्द जो हमारी रियल लाइफ है उसमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। टाइम लगता है, हिमाचल प्रदेश भी अपने पैरों पे खड़ा हो ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन तेजी से आने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? तेजी से ये आपदा नहीं आती है, भूकंप, सूखा, चक्रवात या फिर सुनामी। इसका सही जवाब हो जाएगा सूखा। क्यों? क्योंकि ड्राउट जो है, जो कंडीशन है, वो टाइम लेता है, पानी की एकदम कमी नहीं होती है, संकेत मिलते हैं आपको फिर टाइम लग के। जबकि बाकी जो आपने यहाँ देखा, इनको तो सेकंड्स में, ये सेकंड्स में है, ज़्यादा हार्डली 1 या 2 दिन आपके पास मिल जाएंगे। चक्रवात आने वाला है, पता लगा देते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं लगा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तट के पास सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वारीय गेज को समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूरी, ये देखो, ये है वो हमारी जो कोस्टल लाइन है, वहाँ के पास सुनामी का पता हमें पता लग जाए पहले ही, है ना। और आपने देखा, भूकंप की बात करें, रिंग ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर। और शुक्र है यहाँ पे भारत है नहीं रिंग ऑफ फायर में, जापान वगैरह है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो इसके पास सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वारीय गेज को समुद्र तट से 50 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ताकि वो बता दे, हाँ भाई ये होने वाला है, तो लोगों को थोड़ा बहुत है ना। आपको पता है कि बड़े बड़े अलार्म लगाए होते हैं, बड़ी बड़ी घंटियाँ लगाई होती हैं, कि चैम्बर लगाए होते हैं एक तरह से, ताकि मैसेज जो है वो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और कम से कम नुकसान हो। यही हर सरकार चाहती है। आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक कौन है भाई इनमें से? ओल्डम मिलने हैं, बताओ, चार्ल्स रिक्टर हैं, एम डेविस है, इनमें से कोई नहीं। जो भूकंप विज्ञान के जनक हैं, तो जनक देखो, फादर, साइंटिस्ट आपने पढ़ के जाना है साइंस की दुनिया में भी। हु इज द फादर ऑफ दिस, हु इन्वेंटेड दिस, वो पढ़ के जाना है, एक सवाल बन सकता है। बताइए, इसका आंसर हो जाता है आर डी ओल्डम और जॉन मिलने। आज का हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? लो जी आ गया, रिंग ऑफ फायर किसे कहेंगे? प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र को स्कर्म पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, मध्य अटलांटिक महासागर के लिए ज्वालामुखियों की, या फिर मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का? अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में ही है ये। प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र को हम इसमें बेल्ट इसको रखते हैं। लास्ट सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? बैरन द्वीप है, क्राकाटोआ है, माउंट किलिमंजारो या फिर माउंट सेंट हेलेन? सबसे भयानक डिजास्टर अगर कहीं देखने को मिला तो वो हमें कहाँ देखने को मिला? और इसका सही जवाब जाता प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि क्राकाटोआ, यानी कि इंडोनेशिया में। कब हुआ ये देखिए, 20 मई 1883 को, और अंतिम विस्फोट 27 अगस्त 1883 को हुआ। और
इस तरह से छोटे छोटे काफी विस्फोट हुए, और इवन मैंने आपको शायद करवाया भी था, ये लगभग लगभग 8 लाख 8.5 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विस्फोट हुए हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बाकी आपको करवाएंगे हम। तो आज आपको एक आइडिया सा मिल गया होगा, आई होप, कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और अगर आपने मार्कोस बैच ज्वाइन करना है स्टडी नाइट का, स्टडी नाइट हैज लॉन्च्ड मार्कोस बैच सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, जिसमें ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, सेंट्रल लेवल के, आपके इंडियन लेवल के, आपके हमारे जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, एमटीएस के पेपर होते हैं, आरआरबी के होते हैं, कोई पीओ के होते हैं, आईबीपीएस के होते हैं, अग्निवीर के हैं, आर्मी के दुनिया भर के हैं, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, वो सारे हम वहाँ से जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एचएस के करेंगे, एनटी के करेंगे, अलाइट के करेंगे, है ना, फॉरेस्ट गार्ड के देखेंगे, पुलिस कांस्टेबल के देखेंगे, सब इंस्पेक्टर के देखेंगे, हम सारे ये आपको कवर करवाएंगे। और इसमें आपको 10,000 प्लस सवाल करवाएंगे, और इसमें भी आपको 12 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 12 प्लस। इसका प्राइस ऑफर आपके पास है 99 रुपीज़ में, आप कर सकते हैं। हमारे जो मार्कोस जितने खतरनाक कमांडो हैं, वही कमांडो वो प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उतने खतरनाक है, और वही कमांडो आपको भी बनाया जाएगा अगर आप इस मार्कोस बैच को ज्वाइन करते हैं। तो ये था आज का सेशन, ये थी कुछ बातें जो हमने की। बाकी आपसे मिलेंगे फिर हम पेड क्लास में। ओके एवरीवन।